ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, अभी जो है हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि व्हाट इज द वे दैट वी आर गोइंग टू अप्रोच पॉलिटी। एंड आप देखो, आर्टिकल 280 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वाज डन इन क्लास लास्ट ईयर एज वेल, बट वन थिंग दैट यू नीड टू करेक्ट। होता क्या है, लक्ष्मीकांत है हमारे पास, उसमें फाइनेंस कमीशन देखा है चैप्टर, हैव यू सीन द फाइनेंस कमीशन चैप्टर इन लक्ष्मीकांत? इट्स अ 2 पेज चैप्टर। फाइनेंस कमीशन 2 पेज का चैप्टर है, इफ यू गाइज रिमेम्बर। सो हमारा क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि यार ये तो 2 पन्ने का चैप्टर है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसमें क्या लिखा रहता है, कैसे मेंबर्स का सिलेक्शन होता है, क्यों बनाया जाता है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, कितने सालों में होता है, ये बेसिक चीजें जो है उसमें लिखी जाती है। एंड आप क्या करते हैं कि मैं तो यार उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जा रहा हूँ। इट इज अ गुड थिंग दैट इफ यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इट्स नॉट इट्स वहां पर आपको क्वेश्चन 10 नंबर का लिखने के लिए नहीं आएगा एक स्कूल एग्जाम की तरह। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर चैप्टर में आपको एक स्टेप आगे जाना है। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड। अगर आपने सिर्फ फिनेंस कमीशन लक्ष्मीकांत से पढ़ा होता तो यू वुडंट हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना था, इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाके 15th फिनेंस कमीशन जो है उसके बारे में पढ़ना था। यू वुड हैव टू स्टडी अबाउट 15th फिनेंस कमीशन। एंड आई वुड से दैट दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, depending upon the fact whether you have read the 15th finance commission's recommendations or not. The moment you would have read about it, okay, आपको पता रहता है इनकम डिस्टेंस के बारे में, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बारे में, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बारे में आराम से। दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू वुड हैव इवन स्टडीड फॉर वन टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेजोरिटी ऑफ अस वी रेस्ट्रिक्टेड आवरसेल्फ टू लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज अ एक्सीलेंट बुक, इट्स अ होली ग्रेल, यस इट्स अ होली ग्रेल और वो माना जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बट व्हाट इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की जो किताब है दैट इज ए समरी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वो समरी है, ओके। एंड जनरली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट लक्ष्मीकांत एंड पॉलिटी in general, Lakshmikant in particular and polity in general are the most read chapters। कोई भी एस्पिरेंट है, कुछ पढ़े ना पढ़े, लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ेगा, पॉलिटी जरूर पढ़ेगा। कोई भी एस्पिरेंट हिस्ट्री निग्लेक्ट कर सकता है, ज्योग्राफी निग्लेक्ट कर देता है, लेकिन पॉलिटी जरूर पढ़ता है। ओके, देर इज अ सब, क्योंकि हम कैसे बताते हैं कि पॉलिटी इक्वल्स टू यूपीएससी, ये इस तरीके का हमारा माइंडसेट रहता है। सो हर चैप्टर पे आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप आगे जाना है। और कैसे अप्रोच करेंगे पॉलिटी को? वी विल बी अप्रोचिंग इट सबसे पहले तो आर्टिकल्स के थ्रू। जैसे जैसे आर्टिकल्स बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। सपोज वी हैव रीच्ड आर्टिकल 108। व्हाट इज आर्टिकल 108? आर्टिकल 108 इज जॉइंट joint जॉइंट joint सिटिंग, ओके। आर्टिकल 108 इज जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग है तो उस पर हर चीज आपको पता रहनी चाहिए अबाउट लक्ष्मीकांत एंड बियॉन्ड। कितने बार जॉइंट सिटिंग हो चुका है, कितने बार, इसका हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, कहां पर सबसे पहले, इन विच एक्ट दिस वाज मेड, ओके। ये सारी चीजें हमें पता रहनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अगर सपोज यू हैव रीच्ड 110 मनी बिल, 117 फिनेंस बिल, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अगर इफ पॉसिबल व्हाट यू गाइस कैन डू इज दैट, एक पतली सी किताब आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम है उसका, ओके, नाम ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सो वो आप मंगा सकते हैं, वेरी चीप, 140-150 रुपीज की पड़ती है। बेयर एक्ट जिसको कहते हैं, करेक्ट। हाँ, तो ये जो है आप इसको मंगा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ताकि आप ट्रैक पे रखें। तो सिलेबस को आपको कैसे मिरर करना है या सिलेबस को कैसे ट्रैक करना है कि भाई सिलेबस मेरा कंप्लीट हो रहा है, यू जस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले आर्टिकल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो 90% सिलेबस इज ऑलरेडी डन। इफ यू आर सीइंग आर्टिकल 148, व्हाट इज आर्टिकल 148?
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 148 इज कैग। तो कैग के बारे में पढ़ लिया, आर्टिकल 148 पढ़ा, और उसके बाद जैसे ही आर्टिकल 148 पे आप पहुंचे, आपको पता लगा ठीक है कैग के बारे में पढ़ाई करनी है, कैग के बारे में क्वेश्चन देख लिए, कैग के बारे में गूगल पे सर्च कर लिया कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देख लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है। उसके बाद यू आर गोइंग इनटू द आर्टिकल 200। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरली हमारे लिए आफ्टर आर्टिकल 220 के बाद, ओके, 220 के बाद, वंस द हाई कोर्ट वाला जो एरिया है वो खत्म होता है, एक बार हाई कोर्ट वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है, उसके बाद हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। हमारे लिए क्या हो जाता है? नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर आप देखेंगे, हम पढ़ते ठीक है, हाई कोर्ट तक पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है, आप अगर देखो आर्टिकल 293 कितने लोगों को पता है? व्हाट इज आर्टिकल 293? आर्टिकल 293 कितने लोगों को पता है? सो आर्टिकल 293 में क्या बताया जाता है कि यू कैन नॉट रेज एनी काइंड ऑफ लोन, द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट रेज एनी काइंड ऑफ लोन इट इफ इट इज ऑलरेडी इन डेप्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं करेगी। उसके बाद आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, आर्टिकल 300 राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम जब पढ़ते हैं। ओके, देन आर्टिकल 279A, व्हाट इज आर्टिकल 279A? द क्या ये जीएसटी के बारे में नहीं बता रहा है? जीएसटी काउंसिल, यस, गुड। सो उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लीटिंगली पढ़ाई कर लेते हैं। हमारा फोकस कहाँ रहता है? देखो, सबसे पहले यूपीएससी में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, योर फोकस इज वेयर? योर फोकस इज ऑन होनली ऑन पॉलिटी। और राजीव वहीर थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, वी आर डूइंग पॉलिटी माय फ्रेंड। थोड़ा बहुत राजीव वहीर पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। उसके बाद भी पॉलिटी में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली करना चीजें बंद कर ली। वी आर स्टिल, विच इज वेरी स्ट्रेंज, वी आर स्टिल लिविंग इन 2012, 2013 के पहले के हम एस्पिरेंट है अभी भी। यूपीएससी हैज ऑलरेडी एक डिकेड निकल गया है जहां पर हम आगे निकल गए, ठीक है, मतलब यूपीएससी आगे निकल गया है कि भाई देखो अब जो है मैं एक नया पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बट वी एज एन एस्पिरेंट आर स्टिल बिहाइंड। हम जो है अभी भी 2011-12 के हिसाब से, विच इज वेरी फनी। वाई इट इज फनी? बिकॉज अभी कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है। 2011-12 वाले टीचर भी चले गए, 11-12 वाले एस्पिरेंट्स भी चले गए। वाई वी आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स द 2011-12 पैटर्न? बिकॉज इट इज इजी। लक्ष्मीकांत कोई 5-6 बार पढ़ाई कर लेना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बना लेना बेसिक बेसिक, विजन के फर्स्ट हाफ के टेस्ट बना लेना। विजन का आपको पता है ना, 2 हाफ का टेस्ट होता है। पहला हाफ का टेस्ट इज वेरी बेसिक, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछता है, और सेकंड हाफ का टेस्ट इज अ बिट टफ। लेकिन हम क्या करते हैं, मेजोरिटी 15 टेस्ट बना लेते हैं पहले के, उतना भी नहीं बनाते, 10-12 टेस्ट बनाते हैं, एंड वी फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्फ कि विजन के टेस्ट में हमें 170 नंबर आया, 160 नंबर आया। ओके, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट पहला हाफ का जो टेस्ट होता है डजेंट मैटर, इट इज अ सेक्शनल टेस्ट, उसको खाना पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है ताकि आपको थोड़ा रिविजन मिल पाए। The main thing is after that, how many of you have done the entire thing? अगर विजन रिलीज करता है 35 टेस्ट या 40 टेस्ट, 35 टेस्ट या 40 टेस्ट, आई एम डैम श्योर दैट मेजोरिटी ऑफ अस आर ओनली स्टिकिंग टू द फर्स्ट 10-14 टेस्ट, आगे का नहीं बनाते। 35 से 40 तक कोई जाता ही नहीं है किसी भी टेस्ट सीरीज का। ओके, एंड दैट इज अ फैक्ट। ओके, दैट इज अ फैक्ट। तो ये चीज आपको समझनी है कि पॉलिटी को आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। पॉलिटी में अब गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉलिटी में अब गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया। गवर्नेंस चलो अलग सब्जेक्ट है, पहले गवर्नेंस उतना नहीं आता था, बट नाउ अ डेज पॉलिटी में गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया। गवर्नेंस में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? यू हैव गॉट दी रिकमेंडेशंस। किस चीज का रिकमेंडेशन? अब सरकारिया कमीशन है, फर्स्ट एआरसी, सेकेंड एआरसी, देन यू हैव गॉट पंची कमीशन। ये सारे कमीशंस जो हैं इनके, यू हैव गॉट आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, यू हैव गॉट बलवंत राय मेहता कमेटी,
All of these things, okay, all of these things have become very important, इसीलिए इनको भी करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यू रीड एवरीथिंग, you read everything. Please understand, Lakshmikant is merely a summary of your constitution. आप क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि देखो फंडामेंटल राइट्स पे पूरा फोकस रहता है, 13 से लेके 36 तक हमारा पूरा फोकस रहेगा. डीपीएसपी पे फोकस रहेगा हमारा. उसके बाद हमारा फोकस कहाँ रहेगा, हमारा फोकस रहेगा इमरजेंसी प्रोविजंस पे. हमारा फोकस कहाँ रहेगा, उसके साथ इमरजेंसी पे रहेगा, नेशनल इमरजेंसी वगैरह हम पढ़ाई कर लेंगे, दैट्स इट. पार्लियामेंट पे थोड़ा बहुत फोकस रहेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा वो भी ज्यादा नहीं रहेगा. ओके, सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा हम फोकस कर लेंगे, लेकिन जो बीच की चीजें हैं, आर्टिकल 220 से लेके आर्टिकल 350 तक हम गायब कर देते हैं, कुछ हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, बट यूपीएससी को थोड़ी फर्क पड़ता है, यूपीएससी को इस चीज से थोड़ी फर्क पड़ता है ना. वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी डजंट गिव अ डैम दैट आपने क्या पढ़ाई की है. ओके, इट इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. उसके बाद यू जस्ट थिंक कि ये कहाँ से आया, आप ऐसा सोचते हैं कि कहाँ से आया. सो वो आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही. वो कहाँ से आता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही आता है. दिस इज द फैक्ट दैट वी डू नॉट नो द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम क्या करना है इस बार, हमें मिरर करना है. वो हमें क्या मिरर करना है, सबसे पहले देखो, हमें मिरर करना है शेड्यूल्स को, हमें मिरर करना है आर्टिकल्स को. ओके, और किसको, किस चीज को मिरर कर सकते हैं हम लोग, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, कमीशंस. ओके, एनीथिंग एल्स दैट वी कैन मिरर, that you can think of? Very good. Judgments, important judgments. Can we mirror amendments? Can we mirror amendments? Yes. अभी फिनेंस कमीशन 16 फिनेंस कमीशन बैठने वाला है, तो हम किसको फोकस करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी 15th फाइनेंस कमीशन. ओके, 15th फाइनेंस कमीशन को हम लोग फोकस करेंगे. ओके, इस चीज को फोकस करना है. अब आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में जान लेना कि आर्टिकल 14 राइट, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 15 ये है, आर्टिकल 16 ये है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हटा रहा है, आर्टिकल 18 कुछ और कर रहा है. ओके, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 19 ये कर रहा है. अच्छी बात है, अगर आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसमें जाके डाइसेक्ट करना है. यू आर नो मोर, ठीक है, यू आर नो मोर ए बेसिक एस्पिरेंट. अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाना है. सपोज आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ है, abolition of titles, awards के बारे में, that you cannot, if you are in the services of the government of India, you cannot take a foreign award. करेक्ट, अगर आप एक फॉरेनर हैं, आप अगर एक इंडियन सिटीजन हैं, तो आप टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. सो हाँ, एक्ट्स भी पॉलिटी आप कह सकते हो. एक्ट्स जो है उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ाई करनी होगी, स्पेशली द एक्ट्स विच आर इन द अभी हाल फिलहाल में है. लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वो कहाँ आएगा, पॉलिटी में नहीं आएगा, दैट विल बी कमिंग इन इन्वायरमेंट. ओके, सो दिस इज समथिंग. आर्टिकल 18 में क्या है, हो रहा है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो रहा है. दिस इज समथिंग, इतना अगर आपको पता है तो यू आर गुड टू गो फॉर सीडीएस. सीडीएस के लिए आप रेडी हैं, बट यू आर नॉट रेडी फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज. ओके, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. इतना अगर आपको पता है तो यू आर गुड टू गो फॉर सम अदर एग्जामिनेशन में भी, आईबी का या एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज इनफ, बिकॉज उसका पैरामीटर डिफरेंट है. स्टेट पीसीएस के लिए इनफ है, स्टेट पीसीएस के लिए इनफ है, बट ये जो पैरामीटर है फॉर यूपीएससी, दैट विल चेंज. एंड यूपीएससी, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू ट्राई इट्स बेस्ट टू कीप द कट ऑफ बिलो 90. 90 से नीचे यूपीएससी अपने आप को अब कैसे करेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने थॉट प्रोसेस को संभालो. हमने 2024 का पेपर देख लिया, सॉरी 23 का पेपर देखा, 2023 का, तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसी पैटर्न पे तैयारी स्टार्ट नहीं हुई होगी? दे वुड हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑन दिस पैटर्न ओनली. अब समझो कि अगर इस पैटर्न पे यूपीएससी तैयारी करवा, कोचिंग तैयारी करवा रही है,
सो यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि यूपीएससी इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ. यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क a different set of questions. It is going to amp up the प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसको जो है वो चेक करेगा आपका. एंड देन इट इज ट्राइंग कि मैं 90 के नीचे कैसे भी रख लूं, कट ऑफ को मैं 90 के नीचे कैसे भी रख लूं. आपको तैयारी करवा रहा है यूपीएससी का कोचिंग कि भाई इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, डेली के जो डिस्कशंस हो रहा है, उनका टेस्ट सीरीज हो रहा है, ये सारी चीजें जो वैसी होंगी. तो होना क्या चाहिए, 100+ जाना चाहिए कट ऑफ. बट यूपीएससी क्या बोलेगा, नहीं भाई 100+ नहीं, आई हैव एन ऑरा टू मेंटेन, आई हैव एन ऑरा टू मेंटेन. जब मेरा एग्जाम खत्म हो तो पीपल शुड टॉक अबाउट मी. ओके, पीपल शुड टॉक अबाउट मी. तो इसीलिए 90 से नीचे रखने की वो भरपूर कोशिश करेगा. वो कैसे करेगा, ऑब्सक्योर फैक्ट्स, ऑब्सक्योर करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें रखेगा, पेपर टफ बनाएगा. ओके, सो शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, कमीशन, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, इन सब पे फोकस अगर आप रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, what is going to happen is that you will be comfortable. Okay, you will be comfortable in attempting the questions. I'll tell you very fairly, when I first went to give the paper in 2021, so 2021 में था. सो बेसिक तैयारी खुद से की थी. जस्ट कॉलेज के बाहर था, कॉलेज खत्म हुआ था मेरा, एंड यूपीएससी का पेपर आ गया था. यू गाइस माइट रिमेंबर कि थोड़ा सा डिले हो गया था, तो 4-5 महीने डिले हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. तो अक्टूबर में हमारा पहला पेपर हुआ था 2021 का. सो तैयारी अपने से की थी, कॉलेज में रह के तैयारी की थी. और वहां पर जो है किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से मिल के तैयारी नहीं की थी, ना किसी यूपीएससी कोचिंग में जाके तैयारी की थी. तो आई wasn't अवेयर इन 2021 कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है. राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है. ऑल्दो आई हैव रिटन 10 and 15 marker question on right to privacy in the insights test, and I have got stellar marks. I have got stellar marks in the mains examination of insights. एंड वहां पर राइट टू प्राइवेसी मैंने लिखा था, लेकिन मुझे वहां पर याद नहीं आ रहा था कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ द प्रिपरेशन फॉर प्रिलिम्स is totally different than preparation for mains. Mains में तुम आंसर लिख सकते हो without a knowledge base and you can get very good marks. Whereas in prelims, if you don't have exact knowledge, you cannot negotiate with the question. And questions which is as simple as this one, right to privacy. Senior aspirant से मेरी बात हुई, they were discussing the paper in 2021. They also said कि paper tough है, but nobody was discussing ये वाला. I said यार ये तो बहुत tough question था, right to privacy. They said कि भाई क्या कर रहा है. This is something that you read the first or second day. And why this happened? Because then superficial knowledge. मैंने लक्ष्मीकांत खत्म कर ली, इसका घमंड था भाई लक्ष्मीकांत पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेरे आसपास यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विथ यू एज वेल. if you are in your first attempt, if you are in your second attempt, अपने से तैयारी कर रहे हो या उतना आपको एक्सपोजर नहीं है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो इट इज गोइंग टू हैपन कि इस टाइप के चीजें विच इज वेरी कॉमन फॉर रेस्ट, विच इज वेरी कॉमन फॉर रेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, वो आपके लिए एक एनिग्मा हो जाएगा. ओके, सो आपको करना क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यूज के साथ, क्वालिटी की बात बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज के साथ आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. टेस्ट सीरीज के साथ सॉल्व एज मेनी टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल. ओके, पॉलिटी का कर सकते हो. हिस्ट्री में, एंशिएंट मेडिवल में आई हैव सम रिजर्वेशंस, बट पॉलिटी की टेस्ट मोर और लेस सारी कोचिंग्स की अच्छी होती है, बिकॉज पॉलिटी, डेडिकेटेड पॉलिटी जो होता है वहां पर पढ़ाया जाता है. ओके, सो ऑब्वियसली द क्वेश्चंस विल आल्सो बी गुड. तो आप क्या कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में, 24 का टेस्ट और 23 का टेस्ट, 2023 और 24 के टेस्ट जो है मल्टीपल टेस्ट, यूपीएससी फ्री मटेरियल .com समथिंग एक वेबसाइट है, उस पे आपको शंकर आईएएस, राउज आईएएस, मल्टीपल कोचिंग्स का आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. उसको उठा के आप एक दिन में आराम से 100 क्वेश्चंस विद इन 40 मिनट्स पूरा कर सकते हो. पॉलिटी तो सिंपल रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है,
एंड यू कैन जस्ट चेक योर नॉलेज कि कुछ गैप्स नहीं है उसमें. आई रेड आर्टिकल 21 एंड आई रेड आर्टिकल 19 मल्टीपल टाइम्स. आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, 16 बहुत बार पढ़ा. ओके, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा. इक्वालिटी बिफोर लॉ मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, लेकिन उसमें गैप्स रह गए. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट. ठीक है, सो कोर्स कंप्लीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग हैज टू बी रेड. ओके, एवरीथिंग हैज टू बी रेड. अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ाई कर रहे हैं, सो आर्टिकल 14 सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं पढ़ाई करनी है. आर्टिकल 14 में और क्या पढ़ाई करना है आपको? व्हाट मोर यू हैव टू स्टडी in article 14? Can you let me know? It is given in Lakshmikant. If you are reading article 14 equality before law, there is something else. और concept है क्या किसी चीज का? We have to also study, we have to also study this ड्यू प्रोसेस पढ़ाई करनी है उसमें. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसमें इफ यू विल सी इन लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में उसी पोर्शन में दिया हुआ है ना. सो इसको जो है आपको पढ़ाई करनी है, उसको समझना है. एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि क्या आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया है. ओके, क्या आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब समझ में आया है? क्या आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब समझ में आया है? एंड इफ द आंसर इज यस, ऑनेस्ट आंसर, तो यू कैन गो अहेड, आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं. नहीं आया है, फिर से बैठो, ट्राई वंस अगेन, आस्क इन क्लास. ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं. तो टेस्ट सीरीज बनाओ पीवाईक्यूज के साथ. ओके, यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशन, ऑल्दो पीवाईक्यूज अब उतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं कर रहे इस एग्जाम में. अगर आप देखेंगे, सो इंडियन प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये क्या था? दिस वाज ए करंट अफेयर्स. मैंने आपको बताया था 26 सॉरी 28 मई को पेपर खत्म हुआ था. 29 मई को दिस वाज इन द न्यूज. अमित शाह ने क्या बोला था कि इंडिया में जो है हम इसको जो है लेके आएंगे, प्रेजेंस का जो रिफॉर्म्स है उसको लेके आएंगे. तो जस्ट एक दिन के बाद इसका इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड आया था. सो क्या ये फिर से आ सकता है? कैन दिस क्वेश्चन कम अगेन? बिल्कुल आ सकता है. ओके, दिस कैन कम अगेन. ओके, एंड दिस विल बी प्रॉब्लमैटिक. अगर आया हुआ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक. सो इसमें करना क्या है आपको? एवरीथिंग दैट इज लिंक टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू. ठीक है. चीफ पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, यहां पर यूपीएससी ने लिमिटिंग फीचर जो है, यूपीएससी ने लिमिटिंग फीचर हैज आस्क्ड इट मल्टीपल टाइम. हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इन द प्रीवियस ईयर पेपर लिमिटिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस वाज आस्क्ड इन योर 2020 का पेपर. दिस वाज आस्क्ड इन योर 2021 का पेपर. एंड इट वाज आस्क्ड बिफोर इवन, मतलब 15, 16, 14, 13 हर बार यूपीएससी जो है. लेकिन यहां पर देखो, यूपीएससी ने क्या किया? चीफ पर्पस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अपना जो है वर्डिंग चेंज कर दिया. नाउ नॉर्मीज आर थिंकिंग यार चीफ पर्पस पूछ लिया, क्या ऑब्जेक्टिव होगा नेसेसरी लॉ बनाने का, या पॉलिटिकल ऑफिस होगा? भाई यहां पर देखो, लिमिटिंग जैसे ही दिखा आपको, समझ जाओ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटिंग. लेकिन कहां फोकस कर रहे हैं? चीफ. आवाज आ रही है क्लियर? अब आ रही है आवाज आगे? सो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चीफ पर्पस. क्वेश्चन क्या है? चीफ पर्पस है. आप सोच रहे हैं भाई चीफ पर्पस क्यों पूछा यूपीएससी ने? भाई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछा है. चीफ पर्पस क्यों पूछा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. लिमिटिंग फीचर आपसे कितने बार पूछ लिया यूपीएससी ने? आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स. लिमिटिंग फीचर क्या पूछा है? मोर देन 10 टाइम्स पूछा है आपसे. और वहां यहां पर अगर आप गलत कर रहे हैं तो दिस इज ऑन यू. बिकॉज वर्डिंग तो ऑब्वियसली चेंज करेगा ना यूपीएससी. वर्डिंग तो चेंज करना ही होगा. सो लिमिटिंग फीचर इज द पैरामाउंट फीचर. ऑलवेज रिमेंबर, लिमिट करने का मतलब होता क्या है? लिमिट करने का मतलब है आप एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर के पावर को क्या कर रहे हैं?
उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लिमिटिंग फीचर इसका मतलब ये होता है। आवाज अभी भी कट रही है? आर यू गाइस ओके? वेट ओके, वेट फॉर 10 seconds, आई विल जस्ट चेंज इट। ओके, सो यहां पर क्या है? लिमिटिंग फीचर, राइट? लिमिटिंग फीचर जो है, दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार पूछा गया है। बट ऑब्वियसली यूपीएससी इज गोइंग टू चेंज ना, वर्डिंग तो चेंज करेगा। दैट इज द प्रेरोगेटिव, है ना? ऑलवेज रिमेंबर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है रिस्ट्रिक्ट करना। किसको? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को। और किसको इनेबल करना? किसको इनेबल करना और किसको रिस्ट्रिक्ट करना? इट हैज टू इनेबल द जुडिशरी। ओके, इट हैज टू इनेबल द जुडिशरी। ओरिएंटेशन नहीं है, दिस इज बेसिकली डिस्कसिंग। ओके, बिफोर आई स्टार्टेड, people requested that we should go for some discussion on how to approach polity. Okay, so उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। क्लास बिल्कुल होगी आपकी। एंड ओके, सो ये ठीक है, इसको समझ गए? उसके बाद देखो, आगे जाओ। अमेंडमेंट्स के बारे में है। सो सिर्फ जान लेना कि भाई फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है। इट शुड नॉट बी आवर एम। ओके, इट शुड नॉट बी आवर एम, इट शुड नॉट बी आवर पर्पस। ठीक है? अब लोग सपोज फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट अमेंडमेंट? कैन यू लेट मी नो? इन द फर्स्ट अमेंडमेंट व्हाट इज रिटन? राइट टू, किसको टारगेट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट में? व्हाट वाज टारगेटेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट? अ गुड राइट टू प्रॉपर्टी। सो कैन आई से दैट दिस इज ए डायरेक्ट थीम ऑफ 2021? क्योंकि वहां पर भी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन था। इज दिस नॉट ए डायरेक्ट थीम ऑफ 2021? बिल्कुल है। ओके, इट इज अ थीम। देन आप देखो 42nd अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो ए थीम। अब यहां पर आपको दो चीजें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 44th और 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट ईयर, इस साल क्या हो सकता है? देर इज अ वेरी गुड चांस दैट आपसे 42nd अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट आपसे पूछ सकता है और 44th अमेंडमेंट पूछ सकता है। व्हाट वाज 44th अमेंडमेंट? द 44th अमेंडमेंट वाज व्हेन द मोरारजी देसाई का जो गवर्नमेंट आई थी, इफ यू गाइज रिमेम्बर, मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी, तो उसका जो इमरजेंसी के समय जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनको करने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए 44th आया था। ओके, नाउ 86th हैज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू। 86, तो अब क्या है? हमें क्या करना है? 42nd को इस तरीके से पढ़ना है दैट वी आर एबल टू टैकल ईच एंड ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो अमेंडमेंट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। Now listen to me very carefully. One thing more is there. What is that? कि अमेंडमेंट्स है तो यूपीएससी कैन आस्क यू विदाउट टेलिंग यू आई एम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट है तो यूपीएससी कैन आस्क यू क्वेश्चंस विदाउट टेलिंग यू कि भाई मैं अमेंडमेंट से पूछ रहा हूं। इट शुड बी यू हु शुड नो दैट ओके दिस इज अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से आया है या ये क्वेश्चन बाहर से आया है? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था 2021 के पेपर में राइट टू प्रॉपर्टी से। आपको अगर याद होगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज व्हाट काइंड ऑफ राइट? राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट। हाँ, तो उसमें क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लीगल राइट था, फंडामेंटल राइट था, मल्टीपल चीजें थी उसमें। सो आपको पता रहना चाहिए था कि यार ये फर्स्ट अमेंडमेंट से है। सेम चीज यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया फर्स्ट अमेंडमेंट का। ऑल राइट, ओके।
सो अब यहां पर देखो, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनसीबीसी, एनसीबीसी National Commission for Backward Classes. This was in news. Why it was in news? Because of its constitutional status. मोदी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था. ऑब्वियसली यूपीएससी कैन नॉट आस्क डायरेक्टली कि एनसीबीसी को किस, will it not be stupid if it will ask which of the following got a constitutional status recently? This is a very okay, this is a very different kind of examination that we are talking about. This is not UPSC civil services anymore. Okay, यहां पर फिर लॉ कमीशन है. अब लॉ कमीशन हैज बिकम योर थीम, एनएचआरसी हैज बिकम योर थीम. अब एनएचआरसी से हो सकता है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट. देन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है. ओके अब यहां पर देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हम क्या करते हैं, इनिशियली जो लिखा रहता है, ओके, इनिशियली जो लिखा रहता है वहां से आपका आराम से ये सॉल्व हो जाएगा. लक्ष्मीकांत में इनिशियली वॉट एवर हैज बीन रिटन, उससे आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. आराम से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर देखो, टाइम लिमिट, दिस इज गिवन इन द प्रेसिडेंशियल पावर. जब हम वीटो की बात करते हैं वहां पर दिया हुआ है. सो this question was something that was directly approachable from लक्ष्मीकांत. ऐसी बात नहीं है लक्ष्मीकांत का फायदा अब नहीं रहा, लक्ष्मीकांत इज स्टिल रेलेवेंट अगर बेस बनाना है आपको और या क्वेश्चंस भी सॉल्व करने. सो सम क्वेश्चंस आर गेटिंग सॉल्व थ्रू दिस. ओके देन यहां पर देखो, फाइनेंस बिल और मनी बिल. सो सिर्फ सिर्फ आप बताओ, हैविंग द नॉलेज दैट विच आर्टिकल मनी बिल फॉर्म्स, विच आर्टिकल फाइनेंस बिल फॉर्म, क्या उससे सॉल्व हो जाएगा ये? नहीं होगा. यू नीड टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग. यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी. ओके सो यू ऑल्सो नीड टू बी ओपन टू हैविंग द ट्रिक्स, हैविंग यूजिंग द ट्रिक्स. क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यू कैन नॉट गो 100% सीरियस, 100% सीरियस होके पेपर नहीं कर सकते हो आप. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी अडेप्टेबल. ओके एंड 100% सीरियसनेस से अगर आप पेपर दोगे, 100% सीरियसनेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि नहीं सिर्फ जो फैक्ट्स मैं पढ़ के आया हूं उसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा. आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन नॉट क्रॉस 25 क्वेश्चंस. इसीलिए अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द पेपर. अगर फर्स्ट दो आप अपने से बना सकते हैं और थर्ड वाले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यू नो दैट ओके ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, देयर इज सम प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, फाइन, बट क्या, बट क्या नेसेसरी है. एंड देन नेसेसरी इज व्हाट, इट्स एन एक्सट्रीम वर्ड, इट इज मेकिंग द स्टेटमेंट एक्सट्रीम, करेक्ट. सो नेसेसरी नहीं होता है. ओके ज्वाइंट सिटिंग जो है नेसेसरी नहीं होता है. दिस इज समथिंग दैट वी कम टू नो आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. बट ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, सो यू कैन थिंक लाइक दैट कि ओके नेसेसरी है या नहीं है, नेसेसरी इजंट इट मेकिंग इट एक्सट्रीम. ओके सो अडेप्टेबिलिटी जो है, दिस इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर कि ओके यू कैन गो फॉर द फैक्ट की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वर्ड आई विल से दैट ऐसा नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जितने भी टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, ऑल्दो उनका इम्पैक्ट कम होते जा रहा है. पहले टिप्स एंड ट्रिक्स जो है 2017-18 का के टॉपर्स को देख लो, वेरी वेरी इजीली दे आर सेइंग अरे प्रीलिम्स तो आसान है, आई क्रैक्ड प्रीलिम्स, एंड ये रहा मेरा ब्लॉग, इसमें मैंने 160 नंबर लेके आया मैं, और मालविका अग्निमित्रा को मैंने जोड़ तोड़ के, और मुझे पता नहीं था मालविका अग्निमित्रा किसने लिखा या क्या होता है, फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया. बट क्या अब वो जमाना रह गया? क्या वो जमाना आपका रह गया टिप्स एंड ट्रिक्स वाला? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो
कि किसी XYZ टॉपर का, आई टोल्ड यू ना, एक टॉपर था जिसने क्या कहा था कि जहां पर जैन मंक्स दिखे उसको टिक कर देना, जहां पर जैन मंक्स दिखे उसको टिक कर देना। एंड व्हेन द पेपर गॉट एंडेड ही सेड कि मैंने थोड़ी बोला था कि मेरी बात सुनो, ओके, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो प्लीज ग्लोरी हंटर्स और प्लीज अटेंशन मॉन्गरिंग से बचें। देर आर पीपल फ्रॉम अर्लियर बैचेस 2012 13 14 जो डिजर्व नहीं करते हैं आपको, आपको डिजर्व नहीं करते हैं कि आपको गाइड करें। दे हैड डन बिग थिंग्स ड्यूरिंग देयर टाइम, बट नाउ इट इज द टाइम दे फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। और आप जो है डोंकी की तरह उनके वीडियोस अगर देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि जैन मंक्स आए तो टिक कर देना, या मालविका अग्निमित्रा को मालविका प्लस अग्निमित्रा करके लिख देना, उनकी किताबें खरीद रहे हैं, सो इट इज अपॉन यू। ठीक है, पहला 2 साल तक चलता है, 1 2 साल 3 साल तक चलता है, लेकिन उसके बाद अगर आप उस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं जिस पैटर्न पे उन्होंने तैयारी की है, और उनका जो माइंडसेट है, दैट इज दैट माइंडसेट ओनली विच वाज देयर इन 2014 एंड 15। उस समय क्या रहता था 2014-15 में? इवन इफ यू आर अ लिटिल बिट सीरियस, तुम मेंस लिख रहे हो, एंड एवरीबडी, पूरी जनता जाके क्या लिखती थी? दे यूज टू राइट द मेंस टेस्ट सीरीज। उस समय मेंस टेस्ट सीरीज, विजन जो है पॉपुलर कहां से हुआ? विजन बिकेम पॉपुलर थ्रू इट्स मेंस टेस्ट सीरीज। आज के डेट में, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मेंस टेस्ट सीरीज हैज बिकम रिडंडेंट, एवरीबडी हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स प्रोग्राम, एवरीबडी इज नाउ कमिंग आउट विद द प्रीलिम्स प्रोग्राम, है ना? ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, डू कीप दिस इन माइंड। आगे चलो, अगर आप देखोगे, सो चलो, ये इसको तो मैं मान लेता हूँ लेजिस्लेशन का पार्ट है, बट इट इज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन दैट वी विल स्टडी। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो है हम लोग एक्सक्लूसिवली स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट वाले के समय, ठीक है? अब आ जाओ शेड्यूल्ड एरियाज में। तो ये क्या है शेड्यूल्ड एरियाज? दिस इज पार्ट ऑफ योर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे क्या पूछ सकता है शेड्यूल्स? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फिफ्थ शेड्यूल, फिर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ शेड्यूल, करेक्ट? फिफ्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है क्लियर? हेलो? ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। सो शेड्यूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल, कौन कौन सा शेड्यूल इंपॉर्टेंट है? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। अब शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल 7 में ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल 7 के जितने भी लिस्ट है, आप लिस्ट को थोड़ा सा बैठ के देखें, बट व्हाट इज गिवन इन द लिस्ट, पुलिस कहाँ पर है, कौन से लिस्ट में दिया हुआ है पुलिसिंग, कहाँ पर दिया हुआ है वेट्स एंड मेजर्स, कहाँ पर दिया हुआ है आपका मल्टीपल थिंग्स, इन्वायरमेंट किसकी प्रेरोगेटिव है, कंकरेंट लिस्ट कैसे बना, कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया, के ये सारी जो चीजें हैं, रिजर्व लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। एंड देन शेड्यूल एरियाज में फिफ्थ शेड्यूल के सारे पॉइंटर्स, सिक्स शेड्यूल के सारे पॉइंटर्स, एट्थ शेड्यूल इवन, शेड्यूल 8 में, that is also very important, scheduled languages, okay, not to get confused with the classical languages. How many scheduled languages are in there total में कितने scheduled languages हैं आपके पास? 22 scheduled languages, 22 scheduled languages हैं, करेक्ट? सो इसमें से languages कब आया? languages when it was included, ठीक है? उसको भी आपको देखना है, ठीक है? Which was the last language to be included?
22nd लैंग्वेज कौन सा है? which was is probably the last language. 3 लैंग्वेजेस थे, सांथाली, मैथिली एंड डोगरी. सांथाली, मैथिली एंड डोगरी, 3 लैंग्वेजेस थे. सांथाल ट्राइब का लैंग्वेज, मैथिली एंड डोगरी. ओके, सो दे वेर इंक्लूडेड. व्हाट आर दी क्राइटेरिया? ओके, व्हाट इज दी क्राइटेरिया, उसको भी हमें जानना है. ठीक है, अब यहां पर आप आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहां पर एक और चीज होती है, डिफाइन. अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपने थोड़ा भी बनाया होगा तो यू विल नो दैट ये बहुत पुराना ट्रैप है यूपीएससी का, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड समथिंग. वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डज नॉट डिफाइन एनीथिंग. वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे देता है एंड इट इज अप टू द पार्लियामेंट. इट इज अप टू व्हाट? इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिफाइन. तो ये आराम से, अगर द मोमेंट यू एलिमिनेट दिस, आपका आंसर आ जाएगा. सिर्फ आपको स्टेटमेंट सेकंड को आपको एलिमिनेट करना है. योर आंसर इज हियर. And this will be possible only when you solve the previous year paper, and which is something that we are going to do. Solve the previous year paper. Fine. अब यहां पर देखो, जो सेकंड पार्ट है, पोर्शन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. ये जो चीज है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, यू वुड नॉट हैव गेस्ड टू बी करेक्ट और नॉट इफ यू वुड नॉट हैव रेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आपने नहीं पढ़ा होता, आर्टिकल 355 नहीं पढ़ा होता, या बाकी के आर्टिकल्स आपने नहीं पढ़े होते, सो यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेस वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. सो ये हमें क्या बताता है? ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है. दैट्स व्हाई आई सेड कि बेयर एक्ट मंगा लो, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज व्हाट? लक्ष्मीकांत इज जस्ट द समरी ऑफ द बेयर एक्ट. बट लक्ष्मीकांत में अगर कुछ छूट गया तो क्या लक्ष्मीकांत जी लायबल है आपके लिए कि आपने लक्ष्मीकांत में कुछ छोड़ के आ गया या आपसे मिस हो गया? सो प्लीज ब्रिंग द बेयर एक्ट. उसको डाउनलोड भी कर सकते हो इफ यू आर हैवी ऑन द डिजिटल साइड. डाउनलोड कर लो इंटरनेट से. कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्री में बंटता है, कहीं भी चले जाओगे आप, अंबेडकर जयंती के किसी भी सेलिब्रेशन में जाओ, वहां पर आपको फ्री में देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन रखना जरूरी है. क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी आर्टिकल शुड बी यू शुड बी एबल टू डिसाइफर. ठीक है. Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. इसका भी आंसर आप लक्ष्मीकांत से नहीं निकाल सकते थे unless and until you would have read the Bare Acts yourself. आर्टिकल 20 अगर आपने खुद से पढ़ा होता, अगर आर्टिकल 20 जो है, या आर्टिकल आप बाकी के आर्टिकल्स अपने से नहीं पढ़ोगे, तब तक इसका आंसर आप नहीं लगा सकते हो. प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? 4 पॉइंट लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं, वो मुझे आते हैं. वेरी गुड. सो डज द 50,000 60,000 एस्पिरेंट्स मोर हु नो दिस टू बी अ फैक्ट. लेकिन हमें टॉप 2000 में आना है, सो वी शुड मूव वे फॉरवर्ड. इससे ज्यादा हमें एक स्टेप हमें लेना पड़ेगा. ओके, देन पोटा. सो इस तरीके के एक्ट जो हो गए, पोटा, टाडा, यूएपीए. ओके, पोटा, टाडा, यूएपीए. देन acts like FEMA, acts like FERA. Okay, different kinds of act. Okay, different kinds of act जो है, ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है.
इट वॉज अ वेरी टफ क्वेश्चन बिकॉज अभी भी हमें नहीं पता है व्हाट इज द आंसर. Some people are saying it is the answer. The answer is all three. Some people are saying only two. Some people are saying none even. Okay, so इसका आंसर हमें नहीं पता है. लेकिन अगर if you want a chance, if you want a chance at solving this kind of question, so you have to have knowledge of the Constitution of India, of the Bare Acts. Okay. Now see again, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन. तो दो क्वेश्चन आए इलेक्शन से, दो क्वेश्चन आए. ओके, एफसीआरए इज इन न्यूज, तो एफसीआरए को पढ़ना जरूरी. एफसीआरए कहाँ से आप पढ़ेंगे? क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ेंगे? दैट इज फाइन. लेकिन इफ यू हैव टाइम, आई विल हाईली स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू गो थ्रू द बेयर एक्ट. जो एफसीआरए का एक्ट है, सपोज जैसे आधार एक्ट था, सो आधार एक्ट हमने कहाँ से पढ़ा? आधार एक्ट वी रेड फ्रॉम आधार इटसेल्फ. आधार एक्ट जो है वो हमने कहाँ से पढ़ा? हमने आधार से पढ़ा. पैसा इज ऑल्सो देयर. पैसा इज ऑल्सो देयर. हु वाज, आई थिंक अरविंद केजरीवाल वाज ट्राइंग की पैसा पंजाब में आ जाए, है ना? आई थिंक वहां से ये न्यूज में. सो पैसा बिकम्स इंपॉर्टेंट. पैसा बिकम्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस अनलेस एंड अनटिल. ओके, सबसे पहली बात तो यार ये तो बकवासी है, ये बकवासी है. बिकॉज इट इज आस्किंग यू इंफॉर्मेशन ऑन दी 1971 सेंसस. उतना कोई डीप में जाएगा ही नहीं, उतना कोई डीप में जाएगा ही नहीं. सो और प्लस यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आपको इस पर अंडरस्टैंड करना है. ओके, यहाँ पर देखो, वैसे कल आई थिंक वी स्टडीड अबाउट सीतना वत्सल. बेस नगर हेलियोडोरस का उसमें भी हमने पढ़ा था. करेक्ट. भज केव्स. फिर भी आप नहीं सॉल्व कर सकते. अगर दो भी आता है आपको, तीसरा नहीं आता है, नहीं सॉल्व कर सकते. यहां पर देखो, फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड. सो ये कहाँ आ जाता है आपका? ये गवर्नेंस में आ जाता है. ओके, ये आपका इट विल कम अंडर योर गवर्नेंस वाला पोर्शन. एंड दिस इज अ पोर्शन विच समथिंग वाज वोग इन दी 90s, कि फ्लैग कोड क्या होना चाहिए, या 2002 के बाद जो आया था फ्लैग कोड. ओके, सो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्लैग कोड जो है, दिस इज एक्चुअली आर्टिकल 51A. ये 51A का पार्ट है. 51A है क्या? व्हाट इज 51A? 51A is your fundamental duties. Okay, so it is part of your fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है. यहां पर समझो कि जहां पर आपको लगे, देर इट इज अ वेरी गुड वे टू डू योर प्रिपरेशन. जहां पर लगे, जहां पर लगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है. ओके, प्रॉब्लम आ रही है इन द सेंस कि कोई टॉपिक है बहुत इजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आसान हो रहा है. फंडामेंटल ड्यूटीज इज वेरी इजी. देर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ ड्यूटीज. वरुण सिंह कमेटी सब पढ़ाई कर लेते हैं. जहां पर आपको लगे कि भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान हो रहा है, तो वहां पर आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि यूपीएससी फिर आपके लिए टफ कर देगा. टफ टॉपिक्स उठा के इजी क्वेश्चंस, इजी टॉपिक्स उठा के टफ क्वेश्चंस. ओके, इस टाइप से यूपीएससी पूछ सकता है. देयर वाज दिस न्यूज आल्सो, इफ यू गाइस रिमेंबर, हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा था उस समय. अराउंड दैट टाइम, इंडिपेंडेंस डे जो है, उसके समय 2022 के इंडिपेंडेंस डे में दे हैड स्टार्टेड दिस हर घर घर तिरंगा कैंपेन. सो हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है. कौन, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कौन से मंत्री ने स्टार्ट किया, ये सारा बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटेलिजेंस ब्यूरो एसएससी के एग्जामिनेशन. बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं. ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट हम क्या करते हैं? बिल्कुल छोड़ देते हैं. और इसमें बोलते हैं यार ये तो हम जो थे, हम हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा इसमें कोई वो नहीं है. ठीक है, सो ये जो है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट उस हिसाब से. दिस इज अ वेरी very straightforward question, but at the same time very factual question. Either you know it or you don't know it. Okay, either you know it or don't know it. और फिर ये देखो, इसको लगा के और जिंदगी हराम करने की कोशिश की जा रही है.
So Constitution Day is celebrated on 26 November. Everybody knows 26/11 को दो चीजें हुई थी. What has happened? एक तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, दैट वाज फाइनलाइज्ड, एंड देन आपका जो है मुंबई अटैक्स हैपेंड. ओके, मुंबई अटैक्स हैपेंड व्हिच वाज अ वेरी सिंबॉलिक थिंग टू डू. दीस पीपल डिड अ वेरी सिंबॉलिक थिंग दैट जिस दिन रिपब्लिक हमारा फाइनलाइज हुआ था, और उस दिन फॉर्मलाइज हुआ था, उसी दिन हम जो है इसको अंजाम देंगे. So on 26th November, Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. So यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे लिए important? क्या मैं बोल सकता हूँ कि next year they can ask you questions from the Constituent Assembly. Constituent Assembly के members कौन थे? Drafting committee के members कौन थे? Multiple committees के member कौन थे? They can बिल्कुल ask. Okay, they can ask you. So आपने देखा किस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं. See here, home guards. Again, this is a question of what? This is a question of your गवर्नेंस. गवर्नेंस से क्वेश्चन है होम गार्ड्स के बारे में. ओके, सो आप देखो इसको बना सकते हो. ओके, you can solve this question. So home guards are raised under the Home Guards Act and rules of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स में क्या ये सही है? व्हाट कुड बी दी अदर पार्ट? होम गार्ड जो है, दे आर रेज्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. नहीं, होम गार्ड्स किसके अंडर रहता है? स्टेट्स के अंडर रहता है और यूनियन टेरिटरी के अंदर रहता है. ओके, स्टेट के अंदर रहता है और किसके अंदर रहता है? यूनियन टेरिटरीज के अंदर रहता है. सो यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपने 7th शेड्यूल थोड़ा थोड़ा भी सीरियसली अगर देखा होता तो वहां पर पुलिसिंग किसके पास है? वहां पर पुलिसिंग किसके पास है? स्टेट्स के पास है. तो कैन आई से कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पॉसिबल है? द मोमेंट आई रिमूव दिस, तो ऑल थ्री हट जाएगा. देन थर्ड स्टेटमेंट देखो आप, जस्ट लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट. To prevent infiltration on the international border, coastal areas in border wing home guards battalion have been raised in some states. Some states, alternating statement all states. क्या ये सही हो सकता है? ऑल्टरनेटिंग स्टेटमेंट ऑल स्टेट्स हो सकता है. तो कहना ही से कि कुछ स्टेट में, जैसे कि कोई बॉर्डर स्टेट होगा, मिजोरम में भी, बंगाल में भी, पंजाब, वहां पर होम गार्ड जो है उनका एक बटालियन रेस किया गया होगा इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, है. सो कैन आई से दैट दिस कैन बी अ करेक्ट स्टेटमेंट? कैन आई से दैट दिस कैन बी अ करेक्ट स्टेटमेंट? हो सकता है सम स्टेट. यूपीएससी क्या बोल रहा है? दावे के साथ कुछ बात नहीं कह रहा है, किसी भी तरीके का दावा नहीं कर रहा है, बोल रहा है किसी स्टेट में हो सकता है, सम स्टेट्स पॉसिबल है. ये जो क्वेश्चन है आपका उसके बेसिस पे आ गया. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं? नन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको मैंने फिर बोला फ्लेक्सिबिलिटी. आप इतने रिजिड हैं कि वहां जाके ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मैंने तो पढ़ाई नहीं की है, मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा. You have to give a fair chance to every question, have to give a fair chance to every option, have to give a fair chance to every statement. क्या ऐसा आपके साथ होता है दैट आप मन बना लेते हैं कि ये तो आंसर नहीं होगा, और उसके बाद यू फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप घर पहुंच के आंसर की चेक करते हैं तो जो क्वेश्चन या जो ऑप्शन आपने पहले एलिमिनेट कर दिया था वही आंसर रहता है. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ के, ऑल द स्टेटमेंट्स उनको आप पढ़ाई करके और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे.
प्री कंसीव्ड नोशन, प्री कंसीव्ड नोशंस के थ्रू आप एलिमिनेट नहीं करोगे। ओके ओके, तो ये जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द मोमेंट यू सी की सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है एंड यू नो कि 7th शेड्यूल में पुलिसिंग एंड होम गार्ड्स इज विद द स्टेट्स, तो आपको पता है कि यहाँ पर हर स्टेट्स का अपना रहता है रूल्स। तो इसको मैं हटा देता हूं और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है, तो मेरा दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। किसी भी टाइप का इसमें प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का सेकंड स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, इट्स ए सस्ता सुविस्ता इनोसेंट स्टेटमेंट, साफ सुथरा स्टेटमेंट। सो सेकंड इज करेक्ट, आंसर विल बी ओनली 2, द आंसर विल बी ओनली 2। इस टाइप के स्टेटमेंट में जहां आपको नहीं पता है वहां पर फैक्ट्स अलग करो। व्हाट डू आई मीन बाय फैक्ट्स? इसमें फैक्ट्स क्या है? दीज टू क्वेश्चंस आर नॉट फैक्चुअल एट ऑल, दीज टू क्वेश्चंस आर मियर स्टेटमेंट्स। फैक्चुअल कहां पर है? फैक्चुअल यहां पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज ओनली द ओनली फैक्ट दैट यू हैव टू नेगोशिएट विथ। नेगोशिएशंस का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशंस का मतलब यही होता है कि आपको देखना है कि क्या ये सही से दिया हुआ है। एंड द मोमेंट यू थिंक ऑन द फैक्ट, यहां पर सबसे पहले आपने किया क्या? इस क्वेश्चन को बिना जाने होम गार्ड्स क्या होता है आपने सॉल्व करना है। तो सेकंड इन दोनों को हटा दो, सेइंग कि ये तो होगा ही होगा, आइदर आंसर विल बी ओनली 2 या ऑल 3, बिकॉज दीज टू आर इनोसेंट स्टेटमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को, इसमें कुछ भी फैक्ट्स नहीं है जिसके थ्रू मुझे नेगोशिएट करना है। तो आइदर ओनली 2 या ऑल 3 होगा। फर्स्ट में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो एंड यहां से थॉट प्रोसेस आपका, जो थॉट ट्रेन है जिसको कहते हैं हम, थिंकिंग ट्रेन जो है यहां से निकलेगी आपकी, इस स्टेशन को छोड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले वर्ड को। ये मुझे बताओ, होम गार्ड्स वाला ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता है तो क्या इसमें खो जाना आसान है? You can read this multiple times, you can read this question multiple times and still not get the answer unless and until you have a plan of action, unless and until you have a plan of action ready। and what is that plan of action? सबसे पहले फैक्ट्स को अलग कर रहे हैं, इनोसेंट स्टेटमेंट्स को हटा रहे हैं, विच आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैंने होम गार्ड्स नहीं भी पढ़ा है कभी, होम गार्ड के रूल्स नहीं पढ़े, होम गार्ड के एक्ट्स कभी नहीं पढ़े हैं, सो आई कैन डू दिस। सो ये जो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आप समझ सकते हो कि शेड्यूल 7 में लिस्ट बी में इनका मेंशन रहता है, सेकंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा। आई कैन से दैट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड आंसर इज ओनली 2। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। इवन दिस इज ए लॉलीपॉप क्वेश्चन, दिस इज कैटेगराइज, पेपर इतना टफ हो गया है कि ये लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चंस थे कुछ आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक चीज बताऊंगा लास्ट में, आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer, Indian Evidence Act, celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, Arms Act। ओके, ये कब का है? अमेंडमेंट, आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट। इसका मतलब ये आपको कहाँ मिल जाता? पीआरएस पे मिल जाता, पीआरएस के वेबसाइट पे। यू कैड हैव फाउंड पीआर ऑन द पीआरएस वेबसाइट। पीआरएस के वेबसाइट पे देयर आर मोर देन, अभी अगर 3 साल का आप हॉराइजन लेके चलो, 3 years का होराइजन लेके चलो, तो यू विल गेट 1000+ एक्ट्स। लेकिन 1000+ एक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नो योर सिलेबस, यू नो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट यू कैन डू इज गो टू दैट साइट एंड वहां पर जाके आप देख सकते हो कि इसके इसमें से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पीआरएस के वेबसाइट पे आई हाईली सजेस्ट दैट एवरी डे एटलीस्ट डू 5 एक्ट्स। बहुत आसान रहता है, आपको पीआरएस पे समरी देता है, पीआरएस पे दे गिव यू द समरी, और वो समरी पढ़ाई कर लोगे, यू डोंट नीड टू रीड द बेयर एक्ट। अगर डेली के 5 एक्ट्स आप करोगे, 5 एक्ट्स मतलब यू आर फिल्टरिंग ऑल्सो, 10 एक्ट, 20 एक्ट, 30 एक्ट आप देख के उसमें से कितने फिल्टर कर रहे हो,
उसमें से आप 5 फिल्टर करके आ रहे हो। यस, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर सिलेबस एंड बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स एज वेल। लेकिन जैसे सपोज कोई एक्ट है विच इज नॉट रिलेवेंट टू योर पेपर, उसको छोड़ देना। 30 में से 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, 50 में से 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग 5 एक्ट्स अ डे, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आपके पास एक रिपोजिटरी हो जाएगी विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली हेयर, it is going to help you in mains as well, it is going to help you in your next prelims as well. Okay, so keep this in mind. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब लग रहा है यार एविडेंस एक्ट क्यों पूछ लिया, बिकॉज अब यूपीएससी के पास चीजें नहीं है, यूपीएससी के पास चीजें नहीं है पूछने के लिए। नाउ इट इज गोइंग टू look towards governance, it is going to look towards other facets. ओके, उसके लिए रेडी रहना। इस बार भी जो है आपको आसान क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यूपीएससी, इट इज गोइंग टू मेक लाइफ हेल्प फॉर यू, बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देखते रहें। ओके, हम देखते रहें कि क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। ओके, अगेन अवार्ड्स वगैरह तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटी बट फिर भी ओके, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटी। क्या ये इनोसेंट स्टेटमेंट है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इनोसेंट स्टेटमेंट्स? नाउ डू यू अंडरस्टैंड? सो इसको बिल्कुल कर लो, तो तुरंत आपको क्या करना है, 1 हटा देना है, नाइदर 1 और 2 हटा देना है। अब ये हटाओगे तो क्या होगा? अब मैंने बताया, बोला था ना आपको एक चीज बताऊंगा विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको क्या करना है, तुरंत क्लटर हटाते जाना। ये 4 ऑप्शन मेरे लिए क्लटर है, ये 4 ऑप्शन मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्लटर है। द मोमेंट आई रियलाइज द सेकंड स्टेटमेंट इज एन इनोसेंट स्टेटमेंट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ज्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 1 ओनली और नाइदर 1 और 2 को हटा दूंगा। वाई? बिकॉज नाउ माई फोकस इज इंटायरली फिक्सेटेड ऑन दीज 2 स्टेटमेंट्स। G20 group was originally established as a platform for finance ministers, central bank governors to discuss the international economics. So this is also correct. ये फैक्ट है, अगर G20 थोड़ा भी आपने पढ़ा होता, क्योंकि G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी बन रही थी। इंडिया हैड टेकन ओवर फ्रॉम इंडोनेशिया, राइट? सो थोड़ा भी विकिपीडिया का पहला लाइन है भाई, दिस इज द फर्स्ट लाइन इन विकिपीडिया पेज ऑफ G20। तो ये भी सही रहता, आप कर सकते थे। लेकिन यहां पर अगर सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट डिफिकल्ट होता, ये नहीं होता, सो एटलीस्ट वी कुड हैव गॉन फॉर 50-50। सो ऑलवेज ऑलवेज कट द क्लटर, जितना आप क्लटर को कम कर सकते हैं उतना आपको करना है। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि ऑलवेज पेपर जो है, आप क्या होंगे पेपर में जाके, आप ओवरवेल्म होंगे, यू आर बाउंड टू गेट ओवरवेल्म सीइंग द पेपर। आई विल डू दैट पीआरएस के वेबसाइट को दिखा देता हूं। ओवरवेल्म, यू आर गोइंग टू गेट ओवरवेल्म। एक चीज को ध्यान में रखना आपको, व्हाट इज दैट, कि तुरंत पहली काम आपको ये नहीं करना है पेपर क्या आया, पेपर कैसा आया, ये नहीं सोचना है। आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है, आप उसको फॉलो करने आए हैं। पेपर कितना टफ है वो घर जाके डिस्कस हो सकती है, वहां पर जजमेंट पास नहीं करना है। पेपर बहुत टफ है, पेपर कैसा आया है यार, इस साल तो 4-5 क्वेश्चन आ गए अवार्ड से, आपको नहीं देखना है। आपका क्या फोकस है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना? पॉलिटी के क्वेश्चंस कितने हैं और कहां हैं, पॉलिटी के कितने क्वेश्चंस हैं और कहां हैं। दिस इज समथिंग दैट यू विल प्रैक्टिस हाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। विजन के अभ्यास में बैठोगे ना मार्च के महीने से, मार्च से यू आर गोइंग टू सिट इन विजन का अभ्यास, सभी को बैठना है। आपके कहीं पर भी हैं आप, डजेंट मैटर इफ यू आर लिविंग इन अ टीयर 3 सिटी, वहां पर भी विजन का आपको मिल जाता है सेंटर। ओके, सो पॉलिटी का आइडेंटिफाई करना है, मुझे जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करना है कि कैसा क्वेश्चन, आई डोंट केयर, मुझे बस आइडेंटिफाई करना है पॉलिटी का क्वेश्चन क्या है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका रिस्पॉन्स होता है पेपर देखने के बाद, पहला क्वेश्चन बड़ा टफ है, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फिफ्थ पढ़ते हैं, ओवरवेल्म होते जाते हैं। उसके बाद आप खोजते रहते हैं कि कहाँ से मिल जाए कुछ बनाने लायक क्वेश्चन। वैसे नहीं करना है, वी हैव अ प्लान ऑफ एक्शन रेडी ना। तुरंत हमें जाके पॉलिटी के क्वेश्चन खोजने हैं, बिकॉज यूपीएससी क्या करता है, 5 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन थोड़ा इधर, 3 क्वेश्चन इधर। जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करना है आपको, सिर्फ पॉलिटी का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। पॉलिटी का क्वेश्चन एक बार आइडेंटिफाई हो गया, यू हैव टू काउंट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन पॉलिटी। उसको तुरंत पीछे रफ पेज, जैसे ये है ना लिखा क्या हुआ है यहाँ पर, स्पेस फॉर रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क में तुरंत जो है आप उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि पॉलिटी में इतने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ओके और उसके बाद इस टाइप से ऐसे बना लोगे, हाउ मेनी आर इजी, हाउ मेनी आर मीडियम, हाउ मेनी आर टफ, ये कब आप डिसाइड करोगे, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, आप ये भी कर सकते हैं कि अपने माइंड में दोहरा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से है ये, दिस विल हेल्प। अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, ओके दिस इज फ्रॉम गवर्नेंस, या दिस इज फ्रॉम सरकारिया कमीशन, दिस इज फ्रॉम पंची कमीशन, या दिस इज फ्रॉम मे बी फंडामेंटल राइट्स, तो वंस यू से आउट लाउड इन योर माइंड कि ये फंडामेंटल राइट से है, तो आपका जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो उस तरफ चला जाएगा, उस दिन चला जाएगा जहां पर आपने फंडामेंटल राइट्स के रट्टे लगाए थे, जिस समय आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशंस किया था, जिस समय आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में किया था। व्हाई आई एम सेइंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू सेव यू। अगर पहला अटेम्प्ट है आपका, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यू आर गोइंग टू गेट लॉस्ट इन द पेपर, दावे के साथ कह सकता हूं, बिकॉज हम भी हुए थे। ठीक है, अब यहां पर समझो वाई दिस दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि यू रिटेन some degree of control, you retain what, some degree of control over the paper, बिकॉज पेपर में कंट्रोल आपका खोना गारंटीड है। अब मैंने बताया यूपीएससी इज गोइंग टू ट्राई कि 90 से नीचे कट ऑफ रखे, उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो वन ऑफ अ काइंड होगा। हर साल जब जाते हो तो कुछ नया पता चलता है ना, यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। 2020 से एस्पिरेंट रो रहे हैं, 2019 से एस्पिरेंट्स रो रहे हैं बाय द वे, कि भाई यूपीएससी ने यार ये क्यों पूछ लिया। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लर्क एज अ कॉलेज स्टूडेंट इन 2020, आई यूज्ड टू लर्क विद, जैसे अभी मैं बताया था ना उस दिन, वैभव जैसे हमारे साथ रहता है, वैसे मैं एक ग्रुप के साथ रहता था ऑफ सीनियर एस्पिरेंट्स। सो उस समय भी रोते थे, द पीपल यूज्ड टू क्राई कि यार एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चंस आ गया, एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आ गया, क्या यूपीएससी हमें किसान बनाना चाहती है, आई हेट दिस एग्जामिनेशन। ओके, अब उस समय भी रोते थे, मैं अब नहीं दे रहा पेपर, पेपर बेकार है, ये है वो है, लेकिन आज का एस्पिरेंट क्या बोलेगा, यार 2020 का पेपर बहुत आसान था, कहेगा कि नहीं कहेगा। आज का एस्पिरेंट यही कहेगा ना कि 2020 का पेपर तो आसान था, 19 का पेपर आ जाता तो मजा आ जाता है ना। लेकिन हमारे लिए कितना टफ हो गया, अब हम रो रहे हैं। हो सकता है 27-28 में जब वैभव जैसे लोग एग्जाम देंगे, अभी कॉलेज में जब वैभव एग्जाम देगा तो वो बोलेगा यार 23 का पेपर आता ना तो थोड़ा आसान रहता, 23 वालों के लिए मजे थे। सो वो चीज, सेम चीज 2024 में लोग बोलने वाले हैं। व्हाई, बिकॉज यूपीएससी इज गोइंग टू ट्राई समथिंग, इट इज गोइंग टू ट्राई समथिंग टू ब्रिंग डाउन द कट ऑफ अगेन 90 के नीचे। रो गए आप, लेकिन यहां पर क्या है, व्हाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ओवरवेल्म, you are going to lose control. So why we need to have a plan of action, and why we need to execute that plan of action with the every practice test that we do, so that आप जो है वहां पर ओवरवेल्म ना हो। वाई आई से कि आप जाके टेस्ट दो, विजन का टेस्ट दो, राउस का टेस्ट दो, जिस सिटी में आपका कोचिंग का हो रहा है प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें जाके बैठ जाओ, मल्टीपल टेस्ट दो घर पे भी, सो दैट आपको एटलीस्ट 2 घंटे बैठ के क्या करना है। ओके सामने लड़की बैठी हुई है, ये तो बहुत अच्छे से पेपर लिख रही है यार, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बगल में लड़का बैठा हुआ है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ओके ये इज नॉट, ये चल रहा है दिमाग में, एग्जाम के समय ये चल रहा है आपका दिमाग में, ये नहीं चलना चाहिए। यू शुड बी बिजी माई फ्रेंड, फॉर 2 hours यू शुड बी बिजी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी बिजी,
यू आर गोइंग टू बी बिजी इफ यू हैव ए प्लान ऑफ एक्शन। अगर आप मिसगाइडेड तरीके से जाओगे वहां पर एग्जाम में कि यार ये क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, और वहां पर आप बस पेपर खोल के फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन पे जा रहे हैं, यू डू नॉट हैव अ प्लान ऑफ एक्शन की फर्स्ट आइट्रेशन करना है, सेकंड आइट्रेशन करना है, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, करंट अफेयर्स को अलग रखना है, ऐसे करते हुए जब जब तक आपका प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, 120 मिनट इतने जल्दी बीत जाएंगे। आपको पता इतना ट्रिवियल लगेगा, मेरी 2 से 3 साल की मेहनत 2 घंटे में खत्म हो गई। 2 घंटे में क्लास हमारी खत्म होती है, अभी 1.5 घंटे हो गए, आपको पता चला वी हैव कंप्लीटेड 1.5 आवर। उस समय भी आपको यही लगेगा कि मैंने 3 साल 4 साल इतनी पढ़ाई की और 2 घंटे में खत्म हो गया सब चीज। ओके, सो इस चीज को आपको ओवरवेल्म नहीं होने देना। यू शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन की हर मिनट में, दोज 120 मिनट्स आप क्या कर रहे हैं। इवन आई विल से कि बी ऑब्सेसिव फॉर द फैक्ट, जब आएगा एग्जामिनर आपके पास कि अपना नाम भरो, रोल नंबर भरो, वो भी आप अगर 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, आप करो, बिकॉज यू शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच मिनट। I have told you again and again that prelims has become the toughest examination, the toughest stage. UPSC civil services is not the toughest examination. UPSC prelims has become the toughest examination. Okay. पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, आपको ये सब डिसाइड करके जाओ कि पानी की बोतल रखनी है मुझे मल्टीपल टाइम्स। वहां जाके पहली बार कुछ आप नहीं करोगे, वहां जाके पहली बार आप कुछ नहीं करोगे। वो भी होता है कि 1 साल से घर बैठे हुए हो, इतने सारे बच्चे को देख के एक साथ, इतने सारे लोगों को देख के आपका ब्रेन ओवरवेल्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कैसे टैकल करना है, मे बी इफ पॉसिबल आप थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करो, रात को या शाम को वॉक पे जाना स्टार्ट करो, ताकि आप जो है मल्टीपल मल्टीपल लोगों से देख देख पाओ, एटलीस्ट इंटरैक्ट नहीं करना है, देख पाओ। ठीक है, सो ये चीज आपको करते रहना है। आई विल शो द PRS1, 1 मिनट रुको, bear with me for maybe 30 seconds. I'll show the PRS कैसे करना है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन क्लियरली? ओके, सो ये PRS का वेबसाइट है, PRS इंडिया। इसके PRS के अगर मैं वेबसाइट पे आपको जाके दिखाऊं तो होम पे ये है। ओके, यहाँ पर चले जाओ बिल्स एंड एक्ट्स में, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसमें चले जाओ, एक्ट्स में या बिल्स में, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट। बिल्स पे जाओगे, एक्ट्स पे जाओगे, दोनों ठीक है। बिल्स पे जाओगे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, बिकॉज नॉट ऑल बिल्स बिकम एक्ट, लेकिन बिल्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जैसे टेलीकम्युनिकेशन बिल है, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT इंपॉर्टेंट है। GST वाला इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल नहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन पोस्ट ऑफिस बिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है, पोस्ट ऑफिस बिल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, तो इसको आप खोल के बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पर बगल में आपका लिखा हुआ है पास्ड, तो जितने भी पास्ट बिल लिखे हुए, पास्ट मतलब इसका मतलब क्या है, द बिल हैज बीन पास्ड। मैं बिल्कुल करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ओके, सो इट हैज अरे इनएक्टेड मतलब होता है व्हेन इट हैज गॉट द असेंट, ये मतलब कि इट हैज पास द फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्लियामेंट स्क्रूटिनी। अब क्या है? ओके, अब क्या है, आप जो है इसको जब तक असेंट नहीं मिल जाता देन इट विल बिकम एन एक्ट। ऐसे करते करते आप पीछे जा सकते हो। क्या रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। क्या ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी हैव डन द ओरिजिनल टेलीकम्युनिकेशन बिल? नहीं है, बगल में देखते रहो जहां ड्राफ्ट लिखा हुआ है। अमेंडमेंट्स टू IT रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी हैव रेड द ओरिजिनल IT रूल्स?
उसको देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या अमेंड किया है, लेकिन इसको ऑब्सेस करना इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां जहां पर पास लिखा है, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। और इसको क्या करना है, सिर्फ खोल के पढ़ नहीं लेना है, इसको बैठ के आपको एक पेज एटलीस्ट लो, उस पर लिखते रहो। व्हेन यू राइट, यू गेट द आइडिया कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इफ इट इज पेंडिंग। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं है। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल, फैमिली कोर्ट्स बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द फैमिली कोर्ट्स बिल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है, फैमिली कोर्ट्स बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैमिली कोर्ट क्या करना है आपको, फैमिली कोर्ट यूपीएससी, फैमिली कोर्ट यूपीएससी गूगल में सर्च करके मे बी दृष्टि या विजन से पढ़ाई कर लो, फैमिली कोर्ट होता क्या है। डिटेल्स में जाना नहीं ना है, वी आर नॉट लॉयर्स। हमें क्या करना है, एज मच एज पॉसिबल यूपीएससी की कितनी चीजें निकाल सकते हैं इसमें से। इंडिया इंडिया अंटार्कटिक बिल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में आर्कटिक काउंसिल पढ़ाई करनी है हमें। अंटार्कटिका में हमारा बेस कहां पर है, व्हाट इज इट कॉल्ड, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्या दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल, इज इट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन हम इसमें क्या देख सकते हैं, इसको खोल के आप देख सकते हो। वंस यू क्लिक ऑन दिस, ओके, वंस यू क्लिक ऑन दिस, तो यहां पर समझो, यहाँ पर एक पीआरएस की इंटर्न है, शी इज ओके, हाँ वही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो सरकार निकालती है, सरकारी जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें 100 पन्ने होते हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने बढ़िया से दिया हुआ है, कितने ब्यूटीफुल ढंग से आपको दिया हुआ है 1920 का एक्ट और 2022 के एक्ट में क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 1920 एक्ट, क्या ये पूछा जा सकता है। एविडेंस एक्ट जब पूछा गया इस साल, तो क्या ये आ सकता है। अब आपको समझ आ रहा है कि कहां से आया था वो क्वेश्चन। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, आर्म्स एक्ट का क्वेश्चन आ गया समझ में। भाई मेरे को वो वैसा लग रहा है, यूरेका नहीं बोल बोल रहा था वो, आर्किमिडिस था ना वो, यूरेका बोल के, एंड ही स्टार्टेड रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीस। आई वांट टू रन लाइक दैट आफ्टर सेइंग दिस। ओके, या विद नहीं, विद क्लोथ्स ऑन। सो समझ में आया आपको कैसे करना है आपको। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस, बिल्कुल इसको पढ़ाई करनी है। एंड हाउ डू यू सी हाउ वैल्यूएबल दिस इज, एंड डू यू सी हाउ वैल्यूएबल दिस इज। तो अगर आप डेली 10 मिनट भी दे रहे हो, डेली 15 मिनट भी आप दे रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि विद इन 15 डेज आपका ये पूरा हो जाएगा। 2000 कब तक का करो, कट ऑफ होना चाहिए बिल्कुल, 2018 तक का देख लो, 2018 तक का देख लो, उसके पहले भी जा सकते हो बट 2018 विल बी फाइन। ओके, तो दो आपका कितना नोट्स बनना चाहिए, मैक्सिमम 10 पेजेस, 10 पन्ने का नोट्स जो है आपका बन जाएगा। एंड दिस विल हेल्प यू इन मेंस थीम्स आइडेंटिफाइंग एज वेल। जनरल स्टडीज जो है उसके थीम्स को आइडेंटिफाई करने में अभी भी आपका हेल्प करेगा। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी पॉलिटी। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, सो व्हाट वी कैन स्टार्ट विथ, आई हैड द नोट्स रेडी बट अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ टू रीड। So what we can do is that in the second half we can complete the preamble and the historical background. Okay, I'll send the notes. So historical background और preamble हम लोग complete कर लेंगे second half में, और try करेंगे कि by 14th या 13th या 14th February जो है हमारा polity complete हो जाए। And this will be part of your current affairs only, एक current affairs में ही कर लेंगे, so don't worry about it. Okay, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो we'll meet at 2:30 and with the polity. Okay.